नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राजस्थान की निरपेक्ष स्थिति के बारे में। उसके बारे में थोड़ी और चर्चा करें तो दोस्तों देखो, राजस्थान के बारे में हम बात कर रहे थे। निरपेक्ष स्थिति के बारे में हमने बात की थी दोस्तों। ये है उत्तर दिशा, दक्षिण वाली है, पूर्व है, पश्चिम है। तो दोस्तों हमने बात कर ली थी कि नीचे जो दक्षिण वाला सुदूरतम बिंदु है राजस्थान की अवस्थिति का, ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ऊपर वाला जो सुदूर बिंदु है वो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। पूर्व का जो बिंदु है, पश्चिम वाला जो बिंदु है दोस्तों, ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और जो पश्चिम वाला बिंदु है ये 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये बातें हमने राजस्थान की स्थिति की जो निरपेक्ष स्थिति है उस स्थिति में हमने की थी दोस्तों पिछले वीडियो में। चलो देखो, हमने ये भी बात की थी दोस्तों कि जो उत्तर का जो सुदूर बिंदु है ये गंगानगर में है। गंगानगर जो जिला है, उस गंगानगर की जो गंगानगर तहसील है, इस तहसील का दोस्तों जो कोणा गांव है, कोणा गांव में स्थित है। नीचे हमने बात की थी दोस्तों कि बांसवाड़ा के जो कुशलगढ़ तहसील है का जो गांव है बोरकुंड, उस बोरकुंड में सुदूरतम जो दक्षिण बिंदु है वो बिंदु स्थित है। इधर हमने बात की थी कि जैसलमेर जो जिला है, उस जैसलमेर जिले की सम तहसील का जो गांव कौन सा है, कटरा गांव है दोस्तों। ये जो पूर्वी बिंदु है ये धौलपुर में है। धौलपुर जो जिला है उस जिले की राजाखेड़ा तहसील है, उसका सिलाना गांव है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमने बात की थी कि जो अगर सीधी रेखा में बात की जाए राजस्थान की किलोमीटर में, कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो अक्षांशीय दूरी है उसमें जो किलोमीटर में राजस्थान की दूरी है वो कितनी है, तो हमने देखा था दोस्तों 826 किलोमीटर। इसी प्रकार से हमने देखा था पूर्व से जो पश्चिम वाली दूरी है किलोमीटर में 869 किलोमीटर देखी थी। दोनों दूरियों के बीच का जो अंतराल है, मध्य का जो अंतर है दोस्तों, वो अंतर भी हमने देखा था, लगभग 43 किलोमीटर का अंतर आया था दोस्तों। उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर हम बात करें कि ये जो हमारा नीचे का दक्षिण वाला जो अक्षांश है और उत्तर वाला जो अक्षांश है, इन दोनों अक्षांशों के बीच का जो अंतर है, अंतराल है इन दोनों के बीच में, वो अंतराल कितना है, तो अंतराल के बारे में भी हमने बात की थी। जो उत्तर का जो अंतराल है, उत्तर से जो दक्षिण का अंतराल है, वो दोस्तों 7 डिग्री 9 मिनट है। और जो पूर्व से पश्चिम का अंतराल है दोस्तों, वो 8 डिग्री
47 मिनट है। पूर्वी देशांतर है, ये है उत्तरी अक्षांश है। ये बातें भी हमने कर ली थी। उसके बाद में अब हमें जो बात करनी है, हमें जो और भी अगर डीपली क्वेश्चन देखा जाए तो वो क्वेश्चन हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लो कि ये दक्षिण से लेकर के उत्तर तक के अक्षांशों की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो अक्षांश जैसे आगे आगे बढ़ता है, जैसे 23 से 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो इनके बीच का मध्य का जो अक्षांश है, बीच में जो अक्षांश होता है, इन दोनों दक्षिण से उत्तर तक की जो यहाँ अवस्थिति है, उस अवस्थिति में बीच का जो अक्षांश है, वो अक्षांश कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। तो दोस्तों अगर ये बात पूछी जाए तो ध्यान में रखना है 26 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसी प्रकार से अगर देशांतरों में बात की जाए दोस्तों कि बीच वाला जो यहाँ पर देशांतर है, वो देशांतर कौन सा है, तो हमें ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में रखना है 76 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, दो तरह से हमने यहाँ पर बात की है। पहले अक्षांशों के संदर्भ में बात की है कि बीच का जो अक्षांश है वो अक्षांश है 26 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगर हम पूर्व से पश्चिम की बीच की बात करें कि बीच में जो अक्षांश है, बिल्कुल सुदूर बीच में अक्षांश, वो अक्षांश है 76 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर हम बात करें और ज़्यादा, तो हमें ध्यान रखना है, जैसे एग्जामिनर की कोई नज़र पड़ जाए और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की जो अवस्थिति है, उस अवस्थिति में अगर विकिरण डाला जाए किस तरफ से, जैसे उत्तर पश्चिम की दिशा, उत्तर पश्चिम की दिशा से लेकर के जो नीचे दक्षिण पूर्व की जो दिशा का विकिरण है, उस विकिरण की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों स्मृति में रखनी है 850 किलोमीटर। कितनी है? 850 किलोमीटर। उसके बाद में अगर बात की जाए कि ये वाला जो विकिरण है, जिसको हम कहेंगे उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्व की दिशा का जो विकिरण है, नीचे हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम का जो विकिरण है, इस विकिरण की जो लंबाई है दोस्तों वो 784 किलोमीटर है। दो बातें हमने देखी है कि उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक के विकिरण की लंबाई दोस्तों 850 किलोमीटर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक के विकिरण की लंबाई दोस्तों 884 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ध्यान में ये बात रखनी है दोस्तों कि समय का निर्धारण, समय का निर्धारण देशांतरों के द्वारा किया जाता है। समय का निर्धारण दोस्तों देशांतरों द्वारा किया जाता है। अगर जलवायु की बात की जाए, जलवायु का निर्धारण अक्षांशों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अक्षांशों द्वारा किया जाता है। अब हमें यहाँ अगर समय की बात करें तो समय में हमने जो अंतर देखा था कि जो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक के राजस्थान की अवस्थिति में जो बीच में जो अंतराल हमारा आता है, जैसे 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक का जो पूर्वी देशांतर का विस्तार है, उसका अगर बीच का अंतराल देखा जाए तो दोस्तों हमने बात की थी 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट इन दोनों के बीच का अंतराल है। इस अंतराल में अगर हम बात करें तो सूर्य जो है, उस सूर्य की किरणों से समय का निर्धारण किया जाता है। सूर्य की किरणें
पहले यहाँ पर पड़ेगी, तो इस पूर्वी छोर से लेकर के इस पश्चिमी छोर तक समय का जो अंतर है, अगर वो देखा जाए राजस्थान के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक के बीच का जो अंतर है, उसमें जो अंतराल है वो है 35 मिनट 8 सेकंड। कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि सूर्य की किरण एक अगर डिग्री से गुजर रही है, 1 डिग्री से गुजर रही है, तो उसको जो समय लगेगा, समय जो लगेगा वो 4 मिनट का समय लगेगा। 4 मिनट का समय लगेगा। सूर्य की किरण 1 डिग्री से होकर के गुजरेगी, तो उसको जो समय लगेगा दोस्तों वो 4 मिनट का लगेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास अंतराल आ रहा है वो 8 डिग्री 47 मिनट का आ रहा है। तो 4 मिनट को 8 डिग्री 47 मिनट से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोस्तों, तो हमारे पास में जो समय निकल के आता है वो है 35 मिनट 8 सेकंड, या फिर लगभग बात की जाए तो 36 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। पूर्वी जो छोर है उस पूर्वी छोर का समय और पश्चिमी छोर का जो समय है उसमें जो अंतराल है वो अंतराल है 35 मिनट 8 सेकंड या फिर लगभग 36 मिनट का। उसके बाद में अब देखो दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों, मान लो कि ये राजस्थान का नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसको हम कहेंगे करक रेखा। कौन सी रेखा है? करक रेखा। करक रेखा 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश में। राजस्थान के दक्षिण का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से होकर के गुजरती है। किस क्षेत्र से होकर के गुजर रही है? दक्षिण का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से होकर के गुजर रही है। अगर हम बात करें कि करक रेखा है ये राजस्थान से कितने किलोमीटर गुजरती है, तो दोस्तों ध्यान रखना 26 किलोमीटर करक रेखा की लंबाई है राजस्थान में। अगर पूछा जाए कि कितने जिलों से होकर के गुजरती है, जिलों की अगर संख्या पूछी जाए तो ध्यान में रखना है 2 जिले हैं। कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती। अगर वैसे बात की जाए तो राजस्थान के दक्षिण का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से कर्क रेखा गुजरती है। जिलों की अगर बात की जाए तो 2 जिले हैं। 2 जिले कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि सूर्य के सापेक्ष अगर हम बात करें कुछ, तो करक रेखा के बाद में एक रेखा गुजरती है जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या फिर हम कहते हैं मध्य रेखा। उससे नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर एक मकर रेखा गुजरती है। तो कहेंगे कि मकर रेखा से लेकर के करक रेखा तक के बीच का जो क्षेत्र है उस बीच के क्षेत्र में सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, सीधी पड़ने के कारण यहाँ का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र गर्म रहता है, मतलब यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है, ताप भी क्या रहता है? ज़्यादा रहता है दोस्तों। वर्षा भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। और ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहेगा? ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या नाम देंगे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र।
ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम बात करेंगे कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। इससे ऊपर का जो क्षेत्र वो उष्णकटिबंधीय नहीं है। कहाँ से? कर्क रेखा के उत्तर से। जैसे जैसे हम कर्क रेखा के उत्तर में आगे बढ़ते जाएंगे और नीचे जो मकर रेखा है उस रेखा के दक्षिण में नीचे बढ़ते जाएंगे, ये जो गर्मी है, ये जो ताप है, ये धीरे धीरे क्रम से क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो ऊपर हम जैसे जैसे कर्क रेखा से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो ऊपर जाकर के 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आर्कटिक जो रेखा है वहां तक का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम कहेंगे उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध। यह किसका पार्ट है? शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है दोस्तों, उपोष्ण कटिबंध या फिर शीतोष्ण कटिबंध। उपोष्ण, अगर इसको कहेंगे उप प्लस उष्ण, कहने का मतलब उष्ण जो कटिबंध है उसके जो निकट का क्षेत्र है उसको हम कहेंगे उपोष्ण कटिबंध। समझ गए? उसके बाद में हम बात कर रहे थे कि धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे तो गर्मी और ताप भी क्या हो जाएगा? कम होने लगेगा क्रम से। तो यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के ऊपर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक के बीच का क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध या फिर शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो जिला है वो जिला है डूंगरपुर, और ये जो जगह बच जाती है इस प्रकार से, ये किसकी है? ये लोकेशन किसकी है? बांसवाड़ा की। डूंगरपुर जो जिला है ये कर्क रेखा से नीचे वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र ही कर्क रेखा के प्रभाव में आता है। परंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो बांसवाड़ा जिला है वो बांसवाड़ा जिला क्या है? इस बांसवाड़ा जिले के कर्क रेखा सुदूर बीच से होकर के गुजरती है। तो कहने का मतलब यही है कि ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि राजस्थान क्षेत्र है या भूभाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। किधर है? उत्तर में स्थित है, न कि दक्षिण। किसको छोड़कर? नीचे जो बांसवाड़ा है, इस बांसवाड़ा जिले की जो नीचे कुशलगढ़ तहसील है, उस कुशलगढ़ तहसील वाला जो क्षेत्र है वो ही नीचे क्या है? दक्षिण में स्थित है, जो कि किस कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध में आता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसमें दोनों ऑप्शन हो, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और कहे कि कर्क रेखा निम्न में से होकर के गुजरती है, तो क्या रहेगा? बांसवाड़ा। क्यों? क्योंकि इसके सुदूर बीच से होकर के गुजरती है। ऐसा कौन सा जिला है जिसके कर्क रेखा अंदर से होकर के गुजरती है, बीच से होकर के गुजरती है? तो बांसवाड़ा। वैसे डूंगरपुर भी है, बांसवाड़ा भी है, दोनों ही है। अब यहाँ से जो बातें हमें ध्यान में रखनी है वो बातें ये है कि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं, कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें क्या करती है? सीधी पड़ती है। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, सीधी या फिर हम कह सकते हैं लंबवत, सीधी या लंबवत पड़ती है। कैसे पड़ती है? देखो, इनका भी अगर क्रम पूछे तो सबसे ज्यादा सीधी किरणें, सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी? बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ेगी? बांसवाड़ा। उसके बाद में अगर क्रम पूछे तो डूंगरपुर में। कहाँ? डूंगरपुर में। आगे और भी पूछे तो क्या कहेंगे? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ के बाद में उदयपुर में। ये तो बात रही सीधी किरणों की। अगर तिरछी किरणों की बात की जाए तो तिरछी किरणें जैसे जैसे कर्क रेखा से दूरी बढ़ती जाएगी, जिन जिलों की, जिन क्षेत्रों की, उधर क्या रहेगी? सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाएगी।
तो यहाँ सबसे जो तिरछी किरणें, सबसे तिरछी किरणें किस में रहेगी? गंगानगर जिले में। गंगानगर जिले में। दूसरी अगर बात करें तो हनुमानगढ़ में। आगे भी अगर बात करें तो चूरू, चूरू के बाद में बात करें तो बीकानेर। इस प्रकार से क्या रहेगी? सूर्य का जो तिरछापन है किरणों का, वो आगे क्रम से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर्क रेखा के बारे में ध्यान रखें। दूसरी बात यहाँ पर एक और निकल के आती है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली होती है। 2 बार काटने वाली नदी होती है। अब देखो 2 बार कैसे काटेगी दोस्तों? 2 बार इस प्रकार से काटती है जैसे मान लो कि ये कर्क रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा में मान लो कि एक नदी यहाँ से शुरू हुई होकर के इधर इस कर्क रेखा को पार करके चलेगी, फिर वो नदी इधर उधर घूम करके फिर वापस आकर के इस कर्क रेखा को पार कर लेगी। एक बार यहाँ से काट दिया कर्क रेखा को, दूसरी बार यहाँ से काट दिया। तो ऐसी नदी कौन सी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो उस नदी का नाम ध्यान में रखना है, कांगो या जायरी। या तो कांगो का हो या फिर उसको जायरी। ठीक है दोस्तों, आगे की बात हम आगे वाली वीडियो में करेंगे दोस्तों।